हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, एकेटीयू का 2026-27 जो अभी फ्रेश नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें रिवाइज्ड सिलेबस बीटेक फर्स्ट ईयर का एकेटीयू ने दिया है। और उसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सब्जेक्ट है ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है। फर्स्ट सेमेस्टर में सारी टोटल जितनी भी ब्रांचेस हैं, CS, EC, मैकेनिकल, सिविल और इनकी जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं, उन सब ब्रांचेस के टोटल फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, सारे ही बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसका मैं लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको आप लोग देखिए। और इसमें लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक सी क्या फीचर्स उसके अंदर होते हैं, और सी प्रोग्राम बनाने के लिए जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या हमें फॉलो करना होता है, उसका हमने आइडिया लिया था। इस लेक्चर में हम कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम जब हम करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस, मतलब कौन कौन से स्टेप्स उसके बीच में आते हैं, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ, वो हमें किस तरह से यूज करने हैं अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि जब सी प्रोग्रामिंग चलता था, इससे पहले का जो सिलेबस था, उसमें इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड एकेटीयू में लास्ट ईयर में क्या पीवाईक्यूज आए हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपको आइडिया मिलेगा कि इन टॉपिक से किस तरह की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो देखते हैं। तो अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है कि बीटेक फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस, अब ये देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, जब आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको ब्रांच वाइज देखिए, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, ये बैनर आपको वहां पर मिलेगा कोर्स का। इसमें सीएसई स्ट्रीम के लिए सीएस के अंदर जितनी भी 15-16 ब्रांचेस हैं, वो सारी ब्रांचेस इसके अंदर आती हैं। और कंप्लीट जो सिलेबस होगा वो सारा कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक जो ब्रांच का सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स उसमें हैं, उन सबका टोटल स्टडी मटेरियल उस कोर्स के अंदर बच्चों को मिलेगा। आप लोग एक बार उस कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे तो सीएस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट चलेंगे और उनका जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पर मिल रहे होंगे। कोर्स का नाम आरंभ बैच 2.0 के नाम से होगा, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के कॉम्बो आप वहां पर ले सकते हैं। उसको आप वहां पर कॉम्बो लगा के आप अपनी पढ़ाई टाइमली बेटा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं, तो और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ब्रांच वाइज जिनके सिलेबस डिफर करेंगे। ऑल्दो ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सारी ही ब्रांचेस के बच्चों के लिए कॉमन है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी ब्रांच को बिलोंग करता है, यही सब्जेक्ट सेम सिलेबस पढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लीजिए सीएस के स्टूडेंट्स हैं तो कोर्स में एनरोल करेंगे तो इस तरह सीएससी ऑल ब्रांचेस वाले कोर्स में आप लोगों को एनरोल करना है। मैकेनिकल, ईसी, सिविल, इसी तरह उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो है वो डिजाइंड है। एक बार आप जब कोर्स के अंदर एनरोल कर लेंगे उसके बाद आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस कोर्स के अंदर जो वीडियो लेक्चर्स, जो सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे वो उसी कोर्स के स्पेसिफिक सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे, तो उसमें आपको कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब आप कोर्स को चूज करें तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखें कि सीएस का, मैकेनिकल का, ईसी का, सिविल का, सबके सेपरेट वहां पर कोर्सेज इस तरह सबके बैनर में अलग अलग ब्रांच के नाम यहाँ पर मेंशन्ड होंगे, और उनकी अलाइड ब्रांचेस में सबके जो हैं, जैसे सीएस है तो उसकी सारी अलाइड ब्रांचेस में कॉमन सिलेबस चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एप्लीकेशन में जाके उसको एक बार विजिट कर सकते हैं और वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, अब जो हमारा अगला है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये समझना है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक छोटा सा बेसिक सी प्रोग्राम हमने बना के देखा। दो बनाए थे, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा था और एक नंबर था ए, एक वेरिएबल मैंने लिया, उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जब भी हम कोई बेसिक सी प्रोग्राम या कोई भी सी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो सी प्रोग्राम को बनाने से लेके कंप्लीट जब हमें आउटपुट दिखाई देता है, मतलब कैसे वो कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो किस किस स्टेप से, कौन कौन से मॉड्यूल से होके निकलता है, उस बात के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगेन मैं यही बात बता रही हूँ कि पीपीएस की यूनिट 1 का जो, ये जो आपकी पीपीएस नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो नया सब्जेक्ट आया है, इसकी जो यूनिट 1 है उसका कंपेरेटिवली सिलेबस कम है ना, और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो उसके इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत मुश्किल नहीं होते। और 20% सिलेबस आपका पूरे सब्जेक्ट्स में से इसमें से कवर हो रहा है।
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझने हैं, और सिलेबस क्योंकि कम है तो ये स्कोरिंग यूनिट भी रहेगी, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अब देखिए कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी फाइल्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको सोर्स फाइल मिलती है। सोर्स फाइल कौन सी फाइल है? जो भी फाइल आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने सी प्रोग्रामिंग करनी है, आप एक फाइल खोलेंगे, जो भी टूल आप यूज करेंगे, मैं बताऊंगी एक लेक्चर में कि किस तरह से डिफरेंट टूल्स, अलग अलग टूल पर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं तो फिलहाल स्टार्ट करने के लिए आप ऑनलाइन भी किसी भी सी कंपाइलर का यूज करके अपने फाइल्स को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप फाइल जनरेट करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑनलाइन टूल भी आप यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स फाइल में जो भी फाइल आपने बनाई, मान लीजिए उस फाइल का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम, या प्रोग्राम नाम की फाइल आपने बनाई, तो अब जब जो सोर्स फाइल है उसमें जो भी आप लिखेंगे, वो जो कोड आप लिखेंगे, जो प्रोग्रामर कोड लिखता है, उस फाइल को हम सोर्स फाइल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने डॉट सी एक्सटेंशन की फाइल है, तो यहाँ पर वो जो फाइल होगी उसका नाम होगा डॉट सी। मान लीजिए प्रोग्राम डॉट सी, ये सोर्स फाइल मैंने यहाँ पर बना ली। जो भी फाइल हमें बनानी है डॉट सी एक्सटेंशन से उसको सेव करना है। ये कौन सी फाइल है? जिसके अंदर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, दैट्स इट, दैट फाइल इज कॉल्ड एज सोर्स फाइल। फिर आती है आपकी हेडर फाइल, ये हमें पता है, वो फाइल जिसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, है ना। ऑलरेडी अगर उन फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो वो हेडर फाइल्स आप अपने कोड में इंक्लूड करते हैं। उन हेडर फाइल्स के जो एक्सटेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? डॉट एच। जैसे हमने कहा stdio.h एटसेट्रा, है ना, ये एग्जांपल है उसका। ये हेडर फाइल्स होती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं, स्टैंडर्ड मतलब पहले से बने हुए फंक्शंस इसके अंदर होते हैं, उन फंक्शंस को उठा के आप डायरेक्टली अपने कोड में यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये सीखना है कि उन फंक्शंस को कैसे यूज करना है, वो कैसे काम करेंगे, उनके अंदर क्या फंक्शनैलिटी है, वो पहले से सी के अंदर लिखी हुई है। अब अगली एक और होती है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब क्या होता है? इट इज अ फाइल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट कोड। एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है जो क्रिएट होती है लास्ट एक टाइम पर, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कोड होता है। ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन कोड, 0 1 की फॉर्म में इसके अंदर ऑब्जेक्ट कोड होता है। और ये जो फाइल है इसका एक्सटेंशन डॉट ओ या डॉट ओबीजे कुछ भी हो सकता है, डॉट ओ या डॉट ओबीजे, इन एक्सटेंशन की जो फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल कहलाती है, ठीक है। इतनी सारी फाइल्स हम मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। अभी देखेंगे किस स्टेज पर कौन सी फाइल जनरेट होती है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम डॉट सी को यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होगी तो ये बन जाएगी मेरी प्रोग्राम डॉट ओबीजे, इस नाम की ऑब्जेक्ट फाइल एक मेरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सोर्स फाइल है जिसमें प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। ये हेडर फाइल है जो हम इंक्लूड करते हैं। ये क्या ऑब्जेक्ट फाइल कौन सी है? जो जब कंपाइलर और असेंबलर अपना काम कर लेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करेंगे, ये 0 1 के फॉर्म में होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फाइल अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, मतलब इस फाइल को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसके बाद ऐसी फाइल मिलती है जिसे हम डायरेक्टली मशीन पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उस फाइल को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। लिंकर एक मॉड्यूल होता है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। अभी हम बात करेंगे कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है जिसे हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, और उसका एक्सटेंशन होता है exe डॉट exe। तो एग्जीक्यूट ये वो फाइल है जो हम एग्जीक्यूट फाइनली करते हैं। तो देखिए द बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल इज जनरेटेड बाय द लिंकर। ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है, लिंकर इसमें कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को ऐड करता है, कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज को ऐड करता है, और ऐड करने के बाद वो इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो द लिंकर लिंक्स द वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल्स टू प्रोड्यूस अ बाइनरी फाइल दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड। अब देखिए ये तो बेसिक है। आपसे कोई पूछे कि ये फाइल क्या है, एग्जाम्पल के लिए आ जाए ऑब्जेक्ट फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, हेडर फाइल, सोर्स फाइल, तो उसके बारे में एक एक लाइन बता के आप बता सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि किस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। पूरे प्रोसेस इनसाइड कंप्यूटर क्या क्या चीजें होती हैं आउटपुट मिलने तक, प्रोग्राम बनाने से जब आपने एग्जीक्यूशन के लिए उसको भेजा तो उस पीछे कौन कौन सी स्टेजेस से निकल के आपका प्रोग्राम जाता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्रामर एक सी प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया, ठीक है। कैसे? नोटपैड पे खोल के, या जो भी टूल आप यूज कर रहे हो जहां पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखनी है वहां पे आपने इंस्ट्रक्शन लिख के एक नई फाइल क्रिएट की, और उस फाइल का नाम आपने डॉट सी एक्सटेंशन से सेव कर दिया। वो सी एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन डॉट सी है, ये बताने के लिए कि सी लैंग्वेज के लिए आपने प्रोग्राम लिखा।
ठीक है। तो प्रोग्राम डॉट सी नाम की आपने यहाँ पर फाइल बना ली, मान लीजिए, है ना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सपोज प्रोग्राम डॉट सी, ये फाइल है, ये प्रोग्राम है, इस फाइल को आपने इस नाम से सेव कर दिया। ये क्या हुआ, ये सोर्स कोड, ये प्रोग्रामर है, ये सोर्स कोड लिखेगा और सोर्स कोड जो होगा उसका नाम हमने प्रोग्राम डॉट सी के नाम से सेव कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सोर्स कोड आपने लिखा, सी लैंग्वेज का यूज करके जो आपने लिखा, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है या आप कह सकते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है जो इस कोड को कंप्यूटर को समझा सके। उस ट्रांसलेटर का नाम है कंपाइलर, ये बात हमें पता है। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो इस हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम है, इन जनरल जब हम किसी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज नहीं कहते। वैसे हमें पता है कि वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इन जनरल हम उसे HLL प्रोग्राम ही बोलते हैं, है ना, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी उसके अंदर हैं। तो जो भी सी प्रोग्राम आपने बनाया उसको हम कह रहे हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है। और वो प्रोग्राम सबसे पहले किसके पास जाता है, वो प्री प्रोसेसर के पास जाता है। पहली स्टेज जो है वो प्री प्रोसेसर है, मतलब जो इनपुट प्रोग्राम आपने दिया दैट प्रोग्राम गोज इनटू प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर वो स्टेज है या वो सॉफ्टवेयर है जो उस प्रोग्राम को प्री प्रोसेस करता है। अब इस बात का क्या मतलब है, प्री प्रोसेस करने का क्या मतलब है, मतलब प्रोसेसिंग से पहले जो काम करे वो प्री प्रोसेसर है। इतनी बात समझ में आती है। अब जो आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हेडर फाइल्स का इंक्लूजन बताया था, जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं समझाऊं आपको, मान लीजिए मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, या मैंने आगे कहीं लिखा हैश डिफाइन x25। तो ये जो है ना, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। दीज आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्या होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हमने सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में भी देखे थे ये। तो ये डायरेक्टिव्स का मतलब है कि ये प्री प्रोसेसर को कुछ काम बताने के लिए है यहाँ पर, है ना। ये हैश इंक्लूड क्या कह रहा है, हैश इंक्लूड कह रहा है कि प्री प्रोसेसर को stdio.h नाम की एक हेडर फाइल है जिसका कंटेंट या कोड उसे हमारे प्रोग्राम में विजिबल करना है, इंक्लूड करना है। ये हैश डिफाइन बता रहा है प्री प्रोसेसर को कि जहां जहां इस प्रोग्राम में कैपिटल X लिखा हुआ है उसे आप 25 से रिप्लेस कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर के पास प्रोग्राम जाएगा, है ना, ट्रांसलेट होने के लिए, लेकिन कंपाइलर के पास जाने से पहले वो प्री प्रोसेसर के पास जाता है और प्री प्रोसेसर इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से ये देखता है कि प्री प्रोसेसर को क्या करने के लिए कहा गया है। हैश इंक्लूड से प्री प्रोसेसर को ये पता चलता है कि दीज मेनी हेडर फाइल्स आर टू बी इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। इनका जो कोड है उसको इस प्रोग्राम के अंदर लिंक मुझे करना है ना। और हैश डिफाइन क्या कहता है कि ये जो x जहां लिखा हुआ है वहां पर 25 से रिप्लेस कर दो। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि प्री प्रोसेसर हमारे कोड को एक्सपैंड कर रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए मैंने 4 लाइन का प्रोग्राम लिखा, उस 4 लाइन के प्रोग्राम में stdio.h के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो भी इसने ऐड कर देना है। तो ये क्या बना देगा, एक्सपेंडेड कोड। इसने एक्सपेंडेड कोड जनरेट किया। या मैं इस बात को भी कह सकती हूँ कि जहां जहां x लिखा है वहां वहां इसने 25 लिख दिया। ऐसा भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर और भी बड़ी बड़ी वैल्यूज बना सकते हैं। अभी फिलहाल मैं पढ़ा नहीं रही हूँ तो इसलिए अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक चीज कोई हम मैं मैक्रो के नाम लिखूं यहाँ पे और यहाँ 2 लाइन मान लीजिए मैं उसमें इंक्लूड करना चाहूँ, तो एक उस पर्टिकुलर वर्ड के करस्पॉन्डिंग 2 लाइन ऐड हो जाएंगी आपके प्रोग्राम में। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर एक एक्सपेंडेड कोड जनरेट करता है। सबसे पहला काम क्या करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के हिसाब से या तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करता है, मैक्रोज को एक्सपैंड, इसे कहते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। जहां जहां ये मैक्रो आएगा उसको 25 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। एक्स को एक मैक्रो बोला जाता है, ठीक है। तो कंपाइलर के पास जाने से पहले कंपाइलर को एक्स नजर नहीं आएगा, कंपाइलर को 25 नजर आएगा। कंपाइलर के पास जाने से पहले प्री प्रोसेसर ने जितनी बार भी एक्स दिखाई दे रहा है आपके कोड में उसको 25 से एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। इतनी बात आई होप समझ में आ रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है, प्री प्रोसेसर ने हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ जो प्रोग्राम है उसको प्री प्रोसेस किया
और हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन, ये उसको इसने एक्सपैंड कर दिया एंड इट क्रिएट्स अ प्योर HLL प्रोग्राम। इसने क्या किया, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जनरेट कर देता है। तो देखिए इट जनरेट्स प्योर HLL प्रोग्राम, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम ये बना देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्री प्रोसेसर ने एज इनपुट क्या लिया, आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम है उसको ये एज इनपुट लेता है, और जो प्योर HLL उसमें अगर कोई हेडर फाइल इंक्लूड करनी है या कोई मैक्रो एक्सपैंड करना है या कमेंट्स भी रिमूव करना है, कमेंट्स का रिमूवल भी प्री प्रोसेसर करता है। आपके कोड में जो कमेंट्स लगे होते हैं ना, वो कंपाइलर को नहीं दिखाई देते, प्री प्रोसेसर उनको पहले से रिमूव कर देता है। तो वो जो अब जो प्रोग्राम बना उसको हम प्योर HLL में बना हुआ प्रोग्राम बोलते हैं, और वो जो प्रोग्राम है अब वो प्रोग्राम कंपाइलर को दिया जाता है। तो यहां से ये एक्सपेंडेड कोड भी आप इसे कह सकते हैं, है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंडेड कोड। तो यहां लिख देती हूं मैं, दिस इज एक्सपेंडेड कोड। तो यहां से हाई लेवल वाला जो कोड गया, प्री प्रोसेसर ने उसका एक्सपेंडेड कोड बना दिया, है ना। यही बात कह रहे हैं, प्योर HLL विद एक्चुअल फाइल इंक्लूजन एंड मैक्रो एक्सपेंशन, ये जो अब बना ये अब आप कंपाइलर को देंगे, है ना। कंपाइलर के पास जब आपका कोड जाएगा तो उसमें मैक्रो एक्सपैंड हो चुके हैं, आपकी जो ये एक्चुअल हेडर फाइल्स हैं ये सब इंक्लूड हो चुकी हैं प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा, क्योंकि कंपाइलर जब देखेगा प्रिंटफ यूज कर रखा है आपने, तो कंपाइलर चेक करेगा कि अच्छा ये प्रिंटफ जिस हेडर फाइल में है वो हेडर फाइल इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर कंपाइलर के पास गया। तो अगला स्टेज क्या है, स्टेज 2 कंपाइल। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है इस प्योर HLL में बनाए हुए प्रोग्राम को असेंबली कोड में, असेंबली लैंग्वेज में। क्या मतलब हुआ कि जो भी आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट्स लिखे हुए हैं ये उसे एक असेंबली लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो आउटपुट है, कंपाइलर का जो आउटपुट है वो है असेंबली कोड। यहां से इसने असेंबली कोड जनरेट किया। अब ये जो असेंबली कोड है जो मैंने आपको बताया ये कैसा है, इस तरह से कहीं लिखा होगा, मान लीजिए मैं आपसे कहूंगी ऐड R1 R2, इस तरह से ये असेंबली कोड लिखा होता है ना। ये भी मशीन डिपेंडेंट है, अभी तो मशीन इसको समझ नहीं पाएगी। क्या असेंबली कोड को मशीन समझ सकती है, नहीं, मशीन तो 0 1 को समझती है। तो इसका मतलब जो ये असेंबली कोड जनरेट हुआ, एक और ट्रांसलेटर आपको ऐसा चाहिए जो इस असेंबली कोड को अब मशीन कोड में चेंज करे, ऑब्जेक्ट कोड में ये इसे चेंज कर दे, है ना। तो असेंबलर जो है ये वो सॉफ्टवेयर है जो इस असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। तो असेंबलर का जो आउटपुट है वो होता है ऑब्जेक्ट कोड, या इसी को हम मशीन कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। तो क्या समझ में आया, जो हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम पहले प्री प्रोसेसर के पास गया, उसने सारे मैक्रोज और जो आपकी हेडर फाइल है उनको इंक्लूड किया, कमेंट्स को रिमूव किया और प्योर HLL प्रोग्राम जनरेट कर दिया। वो जो प्योर HLL का प्रोग्राम है अब वो कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने उसको ट्रांसलेट करके असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम भी कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, तो अब असेंबलर एक और ट्रांसलेटर है। ये दोनों है ना, ये दोनों ट्रांसलेटर्स हैं, है ना। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज प्योर HLL प्रोग्राम को असेंबली में चेंज करता है, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। ऑब्जेक्ट कोड कौन सा है, मशीन कोड, बाइनरी कोड जो एक्चुअली हमें बनाना है। तो इसने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर दिया, है ना। इसी फाइल का प्रोग्राम डॉट सी जो है वो यहां आके बन गई आपकी प्रोग्राम डॉट OBJ। अब यहां बन गई ये प्रोग्राम डॉट OBJ, ऑब्जेक्ट फाइल इसने यहाँ पर क्रिएट कर दी। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, बाइनरी या मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड, लाइब्रेरी फंक्शंस उसके साथ ऐड कर दी। ये इतना हो गया, बाइनरी फंक्शन, बाइनरी मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड ये लेगा। अब अगला जो मॉड्यूल है वो है लिंकर। ये क्या करता है, लिंकर क्या करेगा, ये जितने भी, अब देखो आपने ऑब्जेक्ट कोड तो बना दिया है ना, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ना, अभी ये एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। ये एग्जीक्यूटेबल कोड कब बनेगा, जब वो जितने भी रन टाइम पर जितने भी लाइब्रेरीज हैं उनको आपको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। रन टाइम लाइब्रेरीज को इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा, तब ये जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है ये एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होगा। अब लिंक करने की क्या रिक्वायरमेंट है, हमने क्या कहा, मान लीजिए एग्जांपल देखिए, मान लो आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दो,
एग्जाम में कोई मैथ्स का क्वेश्चन आए, उसमें आपको लॉग टेबल यूज करनी है ना? क्वेश्चन हो गया, आपने सॉल्व कर लिया, सब चीजें, लेकिन जिस टाइम पर आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रखा है, लेकिन लास्ट में आपको जब आंसर कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पर आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है। तो बिल्कुल एग्जीक्यूशन के टाइम पर भले ही आपको पता है कि लॉग टेबल में उसकी क्या वैल्यू है, पढ़ी तो होगी भाई, नेचुरल सी बात है, एक लॉग टेबल पहले से बनी हुई है, उसके अंदर जो वैल्यू आपकी लॉग की वैल्यू आई, उसकी वैल्यू पहले से लॉग टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन क्या वो आपके सॉल्यूशन के अंदर वहीं अपने आप उठ के आ जाएगी? नहीं, आपको लॉग टेबल मांगनी पड़ेगी। आप एग्जाम के टाइम पर लॉग टेबल मांगेंगे, जो एग्जामिनर, जो इन्विजिलेटर होंगे, उनसे लॉग टेबल मांगेंगे, उसमें वैल्यू देखेंगे और उस वैल्यू को अपने प्रोग्राम के, अपने आंसर, जब जहां आप कैलकुलेट कर रहे होंगे वहां पर उस वैल्यू को यूज करेंगे, तब आप उसको काम को कर पाएंगे, तब अपना काम एग्जीक्यूट आप कर पाएंगे। तो यही इसी तरह यहाँ पर है कि आपने सॉल्यूशन तो पूरा बना लिया मशीन को समझाने के लिए, लेकिन जिन फाइल्स की रन टाइम पर रिक्वायरमेंट है वो फाइल लिंक करनी पड़ेंगी, तभी जाके फाइनली एग्जीक्यूशन वाले फेज में आप आ पाओगे। तो वो जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको लिंक करने का काम करता है वो मॉड्यूल कौन होता है? लिंकर। ये क्या करता है? लाइब्रेरी फाइल्स को, लाइब्रेरी फंक्शंस को आपके ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक करा देता है। और क्या काम करता है? कई बार क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो एक प्रोग्राम के मल्टीपल सब प्रोग्राम्स आप बनाते हो। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसको रन कर रहे हो, तो एक सॉफ्टवेयर में मान लो 5 प्रोग्राम है, तो पांचों प्रोग्राम, ये सारे प्रोसेस उन पे होंगे, पहले प्री प्रोसेस होंगे, कंपाइल होंगे, असेंबली कोड, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो जाएंगी। मान लो 5 प्रोग्राम है, उनकी अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स बन गई, तो लिंकर क्या करेगा? उन पांचों ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करेगा एक साथ, और साथ में लाइब्रेरी फाइल्स भी लिंक करेगा, और फिर फाइनली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, जो एग्जीक्यूट होगा तो आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ आपको एग्जीक्यूट करने हैं, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स की जो ऑब्जेक्ट फाइल है उनको लिंक करके उनमें लाइब्रेरी को ऐड करके रन टाइम पर, तभी ये उन्हें लिंक करके फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट करता है। तो इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? प्रोग्राम .exe, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। अब ये फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। अब ये मैंने क्या बताया, अगर एक ही प्रोग्राम है तो ऑब्जेक्ट कोड में रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को रन टाइम पे ऐड करेगा, लिंक करा देगा और एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसे जनरेट करेगा। अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड हैं, तो उन सब ऑब्जेक्ट कोड को एक साथ लिंक कराने का और लाइब्रेरी फंक्शन को लिंक कराने का काम लिंकर करता है, ठीक है। और फाइनली एक .exe फाइल ये जनरेट करता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो एक्चुअली रन होती है। अब लोडर का क्या काम है? ये, इसका क्या मतलब है? ये जो exe फाइल है, एक बात ध्यान रखनी है, जब आप मान लीजिए सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो सी प्रोग्राम में क्या होता है, कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ पढ़ता है, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, ये पूरे के पूरे कोड का एक साथ एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाता है, जिस फाइल का नाम है .obj। इसी से पता चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फाइल जनरेट हो रही हैं, तो मतलब मेमोरी स्पेस ले रही है। ये कहाँ जनरेट हो रही है? ये हार्ड डिस्क पे जनरेट हो रही है, जहां आपने सी अपनी डाली हुई है वहां पर ये सारी फाइल्स जनरेट हो रही हैं आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर, कंप्यूटर के। लेकिन जब आप किसी चीज को रन करते हैं, ध्यान रखें, आपके कंप्यूटर में बेसिक 2 तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, तो आप अगर कोई चीज अपने कोड प्रोग्राम, मतलब अपने कंप्यूटर पे सेव करते हो, तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होती है, जैसे ड्राइव में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वो हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो हार्ड डिस्क एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है, एग्जीक्यूशन का काम सीपीयू करता है। तो हार्ड डिस्क के साथ सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, सीपीयू सिर्फ और सिर्फ रैम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो जो भी फाइल आपको एग्जीक्यूट करनी है वो फाइल रैम में होनी चाहिए। अगर वो फाइल हार्ड डिस्क में है, तो कोई ना कोई ऐसा मॉड्यूल होगा, कोई मेथड ऐसा होगा जो उसे हार्ड डिस्क से उठा के रैम में या प्राइमरी मेमोरी में लेके आएगा, तभी वो चीज एग्जीक्यूट हो सकती है। तो वो मॉड्यूल कौन है? लोडर। लोडर वो मॉड्यूल है जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उस फाइल को लाके वो रैम के अंदर लोड कर देता है, जिससे कि दैट फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। दैट्स इट, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। और इसमें क्या होता है, अब जो exe फाइल बनी, देखिए ये मेन मेमोरी में आ गई, वो exe फाइल एग्जीक्यूट होके आपका आउटपुट जनरेट करती है। तो दिस इज द होल कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम। एग्जाम में आएगा, यही फ्लो चार्ट आपको बना के आना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अब देखिए ये सारी जो मैंने बातें बताई, ये थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें।
हालांकि जो मैंने चीजें यहाँ समझाई हैं, आप अपनी तरफ से भी चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, व्हेन अ सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, इट पासिस थ्रू 5 मेजर स्टेजेस बिफोर रनिंग ऑन द कंप्यूटर, है ना। एग्जीक्यूट होने से पहले 5 स्टेजेस से होके निकलता है। ईच स्टेज यूजेस अ डिफरेंट टूल टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अलग अलग तरह से वो काम करता है। पहला क्या है, प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसर प्रोसेसेस ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्या होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स? जैसे हैश इंक्लूड, है ना, हैश डिफाइन, जो कि हैश के बाद आपने लिखे हैं, है ना। बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट, एक्चुअल कंपाइलेशन शुरू होने से पहले वो सारे जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं उनको प्रोसेस करता है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इज इट एक्सपैंड्स द हेडर फाइल्स स्पेसिफाइड बाय हैश इंक्लूड, इट रिप्लेसेस द मैक्रो डिफाइंड यूजिंग दिस, एंड इट रिमूव्स द कमेंट्स। कमेंट्स जो हमने कहा डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं, कभी कंपाइल नहीं होते हैं, तो कंपाइलर को एक्चुअली कमेंट नजर ही नहीं आते, प्री प्रोसेसर उन्हें पहले ही हटा देता है, ठीक है। इनपुट टू दिस स्टेज इज सी सोर्स फाइल, डॉट सी एक्सटेंशन की फाइल आपने इसको इनपुट दी, और आउटपुट में ये एक्सपेंडेड कोड एक जनरेट कर देता है, ठीक है। ये प्योर एचएलएल प्रोग्राम जो है वो आपको आउटपुट में मिल जाता है। फिर अगला स्टेप है कंपाइलेशन। इसमें क्या होता है, इट ट्रांसलेट प्री प्रोसेस्ड सी सोर्स कोड, प्री प्रोसेस्ड के बाद जो आपको मिला एक्सपेंडेड कोड, उसको ये असेंबली लैंग्वेज कोड में चेंज करता है, असेंबली लैंग्वेज कोड में इसे चेंज कर देता है। कंपाइलर चेक्स द प्रोग्राम फॉर सिंटेक्स एरर, ये इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर क्या करता है, सी लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को असेंबली में चेंज कर रहा है वो, तो सी लैंग्वेज के जो प्रोग्रामिंग रूल्स हैं वो उनको चेक करता है कि आपने, जैसे किसी भी लैंग्वेज के स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं, जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे उसके कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, हिंदी में व्याकरण होती है जो ये बताती है कि हिंदी में किसी भी चीज को आपको कैसे यूज करना है। जैसे कोई लाइन खत्म हुई तो आप पूर्ण विराम लगाएंगे, या कुछ दो शब्दों में आपको कनेक्ट करना है तो आप कॉमा लगाएंगे, कहीं चंद्र बिंदु लगाएंगे, कहीं डॉट लगाएंगे, ये सारी चीजें हिंदी में होती है। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने ग्रामेटिकल रूल्स हैं, मतलब उससे प्रोग्राम लिखने के कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, कहाँ कॉमा, कहाँ सेमीकोलन, कहाँ स्मॉल लेटर, कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ ब्रैकेट, इस तरह के ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसको कहते हैं सिंटेक्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसको हम उस लैंग्वेज का सिंटेक्स बोलते हैं। तो जब भी आप उस लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम बनाते हो तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो करना होता है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, कंपाइलर कौन है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। कंपाइलर को कुछ नहीं आता, सिर्फ उसको सी का सिंटेक्स पता है, उस सिंटेक्स को पढ़ के वो उसको असेंबली में चेंज कर देता है, ठीक है। अब अगर आपने सिंटेक्स लिखने में कुछ गलती कर दी तो कंपाइलर को वो समझ में नहीं आएगा, और कंपाइलर कहेगा कि भाई ये तुम क्या लिख रहे हो, ये सी के सिंटेक्स के हिसाब से तो है नहीं, इसकी तो व्याकरण ही गलत है, इसकी तो ग्रामर ही गलत है। तो कंपाइलर किस तरह की एरर जनरेट करता है? सिंटेक्स एरर जनरेट करता है। अगर आपने लिखने में कहीं कुछ गलती कर दी, आपने स्पेस डाल दिया कहीं पर, या आपने कहीं ब्रैकेट इंसर्ट किया जहां नहीं करना चाहिए था, आपने ब्रैकेट ओपन किया लेकिन क्लोज नहीं किया, आपने कहीं पर कॉमा लगा दिया जहां नहीं लगाना चाहिए, तो इस तरह की जो ग्रामेटिकल रूल्स आप फॉलो नहीं अगर कुछ करते हैं तो उस तरह की जो एरर्स होती है उन्हें हम सिंटेक्स एरर कहते हैं, और कंपाइलर सिंटेक्स एरर ही पकड़ता है, ठीक है। तो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, अगर कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो उसको पॉइंट आउट करके प्रोग्रामर को कह देगा, प्रोग्रामर के पास थ्रो कर देगा प्रोग्राम को। कंपाइल करके ना बीच में ब्रेक हो जाता है कंपाइलेशन, और प्रोग्रामर को पूरे प्रोग्राम की एरर्स वो दिखा देता है एक साथ। अगर कोई एरर नहीं है तो पूरा प्रोग्राम वो एक साथ असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात यहाँ पर आपकी लिखी है, ठीक है। फिर असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बना हुआ है, असेंबलर उसका क्या करता है, असेंबलर उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, in this stage assembler converts assembly language code into machine code या object code या binary code that computer can understand and creates an object file. .o और .obj extension की object file ये create करता है। This object file is not yet ready for execution because references to external library functions are still unresolved. मतलब ये printf scanf अगर आप यूज कर रहे हैं तो अभी भी ये जो external functions हैं, ये जिन libraries के अंदर हैं, वो अभी इस पर रन टाइम पर लिंक होनी चाहिए। वो लिंक करने का काम कौन करेंगे? लिंकर करेंगे, है ना। तो लिंकिंग इज अनदर स्टेज। यहाँ लिंकर है, लिंकर जो है ये इन रेफरेंसेस को रिजॉल्व करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है such as printf and scanf by linking them with appropriate standard library file stdio.h, है ना। इस तरह से इसको लिंक करने का काम एग्जीक्यूशन के टाइम पर। अगर प्रोग्राम मल्टीपल सोर्स फाइल्स में डिवाइडेड है
तो लिंकर मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक साथ कंबाइन करके लिंक करके एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। तो इनपुट क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल, और जो उसको रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज के साथ लिंक करके ये एक EXE फाइल जनरेट करता है। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो a.out के नाम से फाइल जनरेट होती है, अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो .ext एक्सटेंशन के साथ फाइल जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फिर आती है लोडिंग पिक्चर में। ये क्या करता है, प्रोग्राम को उठा के रैम के अंदर लोड कर देता है। ये बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता, ठीक है बेटा। तो ये पूरा प्रोसेस है कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का किसी भी सी प्रोग्राम के। उसके बाद एक टॉपिक आता है, हम थोड़ी थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर से प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग। उसके लिए प्रिंटफ और स्कैनफ दो फंक्शंस हैं जिसको प्रॉपर आपको यूज करना सीखना है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है, इनपुट आउटपुट में स्कैनफ प्रिंटफ का कैसे यूज करना है। तो इन दो फंक्शंस को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये थ्योरी के लिए मैंने लिखा हुआ है अभी, तो है ना। अब इनको पहले मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम प्रिंटफ फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले प्रिंटफ के बारे में जान लेते हैं कि प्रिंटफ कैसे काम करता है, फिर स्कैनफ के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट इज प्रिंटफ। क्या है प्रिंटफ? प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है। प्रिंटफ एक स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करने का फंक्शन है। किस तरह से ये काम करता है वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस में कैसे काम करता है। मान लीजिए पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है कि मुझे प्रिंटफ सिंपली यूज करना है। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल लिखे हैं उन्हीं के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। ये है प्रिंटफ, है ना। किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, तीन तरीके से आप प्रिंटफ को यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, आप डायरेक्टली इसके अंदर एज स्ट्रिंग कुछ डालेंगे तो ये उसमें प्रिंट कर देगा। एक दूसरा क्या है, कोई वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, और तीसरा है जिसमें वैल्यू और रिजल्ट तीनों आप प्रिंट करा सकते हो, मोर देन वन आर्ग्यूमेंट भी आप प्रिंट करा सकते हो। तो देखिए देखिए बेटा, फर्स्ट केस क्या है, मान लीजिए आपको लिखना है प्रिंटफ और यहां आपने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। ये क्या कहेगा कि ये जो स्ट्रिंग लिखी है डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखा है, ये डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखा है, इट विल बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन, प्रिंटेड ऑन आउटपुट स्क्रीन एज इट इज, है ना। तो डबल कोट्स में जो आपने लिखा वो एज इट इज आपका आउटपुट स्क्रीन पर नजर आएगा। ये इतना, डबल कोट्स नहीं, डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है वो एज इट इज, कुछ भी लिखो, चाहे इसके अंदर आप स्पेस दो ना दो, 1 2 3 एनीथिंग एनीथिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। डबल कोट्स लगा के उसके अंदर जो लिखा वो आपको एज इट इज आउटपुट पर दिखाई देगा। तो यहां से आउटपुट आपका क्या प्रोड्यूस होगा, इसका आउटपुट प्रोड्यूस होगा हेलो वर्ल्ड। इस तरह से आपको आउटपुट इसका नजर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा मेथड देखो। देखिए दिस इज द नेक्स्ट वन। और क्या कर सकते हो आप इसमें, अब मान लीजिए सेकंड मेथड क्या है, मान लीजिए आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। यहाँ तो क्या कर रहे हैं आप, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि मैंने इंट a इज इक्वल टू 10, ये मैंने लिखा हुआ है। मैंने इंट a इज इक्वल टू 10 लिखा, मतलब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये डिक्लेरेशन है ना इनिशियलाइजेशन के साथ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अब इससे क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a एक मेमोरी लोकेशन है किसी एड्रेस पर जो स्टोर्ड है। मतलब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब है a एक वेरिएबल है, कहाँ बनाए, चलिए यहाँ बनाते हैं। a एक वेरिएबल है, मान लीजिए 1000 इसका एड्रेस है और यहाँ ये मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है, इसकी वैल्यू 10 है ना। और अब मुझे इस a की वैल्यू को प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करूं, अगर मैं लिख दूं सपोज प्रिंटफ परसेंटाइल या प्रिंटफ a, मान लो मैंने ये लिखा, मैंने कहा मुझे a की वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन प्रिंटफ क्या करता है, इन डबल कोट्स में जो भी लिखा वो तो उसे प्रिंट कर देगा। तो इट विल प्रिंट a, प्रिंट्स a, ये तो खाली a को प्रिंट कर देगा, है ना। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे a की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो अब ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पर दो वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर और फिर वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। ध्यान से देखना, अब इस
प्रिंटफ में दो आर्ग्यूमेंट हैं, इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट हमने यूज किए। ये तो हो गया पहला आर्ग्यूमेंट जिसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, है ना, एंड दिस इज द वेरिएबल whose value is to be printed। तो ये तो हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये हो गया वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं। बीच में हमने लगा दिया कॉमा, तो प्रिंटफ को हम दो वैल्यूज देंगे। पहला है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है कि डबल कोट्स के अंदर जो भी होता है वो हमें नजर आता है। हमने बताया कि डबल कोट्स में प्रिंटफ में जो भी लिखोगे वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू उसमें लिखनी है तो वेरिएबल किस टाइप का है, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो इसका इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल डी। अगर ये कैरेक्टर टाइप का होता तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता परसेंटाइल सी। अगर ये फ्लोट टाइप का होता तो इसका होता परसेंटाइल एफ। तो जिस टाइप का वेरिएबल है उसके हिसाब से यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ता है। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर स्क्रीन पर उसकी वैल्यू को शो करता है। तो इसका क्या मतलब है कि ए के पास जाओ, ए के आपको पता है ए में क्या वैल्यू पड़ी है 10, और उस 10 वैल्यू को इसके बीच में रिप्लेस करके उसे प्रिंट कर दो। तो ये आपने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, ये एक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आपका जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा 10। ठीक है, और यहां से आउटपुट क्या आएगा, ए। यहां से भी पहले ए प्रिंट होगा फिर अगला प्रिंट हो जाएगा 10। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई क्या आप मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग प्रिंटफ। अगर मैं प्रिंटफ का यूज करके मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कराना चाहूं तो क्या ये काम हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग प्रिंटफ। कैसे करेंगे, देखिए थर्ड ऑप्शन है। नाउ दिस इज द थर्ड ऑप्शन। किस तरह से करेंगे, एग्जाम्पल देखिए। सपोज मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 20। दो वेरिएबल मैंने ले लिए, एक का की वैल्यू मैंने 10 ली, दूसरे की वैल्यू मैंने 20 ले ली। मेमोरी में कैसे हो रहा है, दिस इज a, मान लीजिए इसकी लोकेशन है 1000, इसके अंदर मैंने डाल दिया 10, एंड दिस इज b, है ना, इसकी लोकेशन है सपोज 1000 या 2000 कुछ भी ले लो, और इसके अंदर स्टोर्ड है 20। इसके अंदर मैंने 20 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए और बी, मान लीजिए मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो कैसे प्रिंट करूंगी मैं, देखो क्या लिख सकते हैं, प्रिंटफ ए इज इक्वल टू, हम चाहते हैं किस तरह से आए, ए इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, है ना, कॉमा बी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, क्लोज कॉमा ए कॉमा बी। अब देखो जरा, इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। कैसे दिखाई दे रहा है, पहला वाला जो है, या कॉमा की जगह यहाँ पर मैं अभी फिलहाल कंफ्यूज मत होना, सपोज मैंने यहाँ एंड लिख दिया, है ना, एंड लिख देती हूँ, प्रिंटफ ए इज इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड बी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, कॉमा ए कॉमा बी। क्या हो रहा है ये देखो, ये क्या कह रहा है, अब देखो फिर से ध्यान से, यहां हमने क्या किया, यहाँ a इज इक्वल टू परसेंटाइल डी लिखा, यहाँ b इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। पहला तो आर्ग्यूमेंट यही, कॉमा तो लगाया नहीं बीच में कहीं, तो ये पहली स्ट्रिंग हो गई, है ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये, फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसके अंदर है। और a, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है a इज इक्वल टू, डबल कोट्स में आप जो भी लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है, लेकिन जहां फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा होता है वहां वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है ना। तो जिस सीक्वेंस में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे, यहाँ मैंने दोनों वेरिएबल की वैल्यू एक साथ प्रिंट की है। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो पहला वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वाली वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो a है इट विल कनेक्ट टू दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड दिस b विल कनेक्ट टू दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर, है ना। इस तरह से ये प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट में आपको क्या नजर आएगा, देखिए आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपका a इज इक्वल टू, ये तो a इज इक्वल टू तो एज इट इज आएगा, जहां फॉर्मेट स्पेसिफायर है वहां a की वैल्यू दिखेगी, a की वैल्यू कितनी है 10, है ना। और फिर क्या दिखा, एंड ये जो डबल कोट्स में ये एज इट इज चल रहा है, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। ये आपका प्रिंट इस तरह से आएगा। तो आप मल्टीपल वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हो,
है ना, जितनी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें आपको लगाने हैं। तो ये सिंपल सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए एग्जांपल में कोई एग्जाम में कोई प्रिंटफ पूछ ले तो आप ये सिंपल एग्जांपल बता के आएंगे। बाकी जब हम कोड बनाएंगे ना तो कोड में अलग अलग तरीके से इन्हें कैसे यूज करेंगे और इनमें क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं वहां पर हम इसको चेक करेंगे। तो ये तो प्रिंटफ फंक्शन हो गया। फिर हो गया आपका, अगला है आपका स्कैनफ। स्कैनफ क्या होता है उसको चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट इज स्कैनफ। स्कैनफ का काम क्या है? ये इनपुट एक्सेप्ट करने का काम करता है। स्कैनफ एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट ले सकते हैं यूजर से। ठीक है, कैसे करते हैं काम देखिए। मान लीजिए मुझे सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट लेना, अब ध्यान से देखना। देखो सपोज मैंने लिखा इंट ए, है ना, मैंने लिखा इंट ए। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए नाम का एक वेरिएबल मैंने लेना है, मैंने डिक्लेयर किया और उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब बस इतना हुआ, इसके अलावा और तो कोई बात नहीं की हमने। अब क्या इसको कोई वैल्यू मैंने दी? अभी तक मैंने इसे कोई वैल्यू नहीं दी। जब हम इसे कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट इसमें कोई वैल्यू जाती है। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू चली गई। गार्बेज वैल्यू मतलब कोई इररिलेवेंट वैल्यू, है ना। जैसे मान लीजिए आपने डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर करते ही ए के अंदर एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई यहाँ पर और इसके अंदर कोई भी XYZ कोई वैल्यू स्टोर हो गई, है ना, जो हम यूज नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है? स्कैनफ की हेल्प से हमें ए के अंदर इनपुट लेनी है वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे ए के अंदर वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, तो क्या लिखूँ? स्कैनफ इनपुट कराने के लिए। और स्कैनफ के अंदर क्या होता है? मिनिमम 2 आर्ग्यूमेंट इसके अंदर होते हैं, मतलब मिनिमम 2 चीजें आप इसके अंदर लिखते हो। पहला है फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरा है एंड ए। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब है? ये तो हो गया आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, है ना, और ये है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, है ना। और इस ए का क्या मतलब है? वॉट एवर वैल्यू इज इंसर्टेड it will be stored in A। इस बात का ये मतलब है ना। तो देखो जब भी हम किसी भी नंबर को इनपुट लेना चाहते हैं, मान लो मैं आउटपुट की बात करूं, आउटपुट स्क्रीन आपके पास ये है ना, हम ये चाहते हैं, ये लो, हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए इसके ऊपर मैंने प्रिंटफ लिख रखा है ना, एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू। तो क्या होगा? यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एंटर वैल्यू, है ना। और फिर उसके बाद हमने लिख रखा है स्कैनफ फंक्शन। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी वैल्यू एंटर करें वो ए के अंदर जाके स्टोर हो जाए, ए की वैल्यू बने वो, है ना। तो जब हम किसी भी नंबर को इनपुट करते हैं तो उसमें 2 काम होने चाहिए। एक तो जो ए को मेमोरी मिली हुई है उसके अंदर वो जाके स्टोर हो जाए, है ना, और दूसरा क्या हो, या एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ही कह सकते हैं, चलिए ठीक है। तो एक तो हम ये चाहते हैं कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को जो मेमोरी मिली है उसके अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाए, और दूसरा काम क्या हो कि वो वैल्यू हमें यहाँ स्क्रीन पे नजर भी आए, है ना। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसकी हेल्प से तो वो वैल्यू हमें स्क्रीन पे नजर आएगी। हम कुछ इनपुट कर रहे हैं, मान लो मैंने 10 इनपुट किया तो वो स्क्रीन पे मुझे नजर आया, किसकी वजह से? इसकी वजह से, फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से, है ना। और साथ साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? ए का जो एड्रेस है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पर देखो एड्रेस ऑफ ए, ये कितना होगा? 1000। एड्रेस ऑफ ए विल बी 1000, मतलब ए का जो एड्रेस है वो क्या है? 1000। तो 1000 पे जाके उस वैल्यू को स्टोर कर दो। तो जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर इनपुट की उस वैल्यू को इस एड्रेस पे जाओ और उसको स्टोर कर दो। तो याद रखना है हमेशा प्रिंटफ में हम इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं करते, वहां सिर्फ हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। और जब हम वैल्यू को इनपुट कराते हैं तो इनपुट वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होनी है इसकी वजह से हमें यहाँ पर एड्रेस देना होता है। प्रिंटफ में ये काम हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको। तो इस तरह से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम इनपुट लेंगे तो हम इस तरह से उसे लिखेंगे। पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसकी हेल्प से जो वैल्यू इनपुट की वो आपको
दिखाई देगी स्क्रीन पे और दूसरा वहां जाकर वो स्टोर हो जाएगी। तो अब ए के अंदर आपका 10 स्टोर हो गया, ए के अंदर आपने जाके 10 स्टोर कर लिया। दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग दिस। अब अगर मान लीजिए ये तो पहला केस है ना, दिस इज द फर्स्ट केस। अब अगर स्कैनफ का यूज करके आपको मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करानी है तो उस केस में क्या करोगे, देखो अगर मल्टीपल वैल्यूज की इनपुट करानी है तो कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर इंट सेकेंड केस, भाई आप एक से ज्यादा वेरिएबल भी एक साथ इनपुट कर सकते हो, तो कैसे होगा उसमें, इंट ए इंट बी, दो वेरिएबल हमने ले रखे हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे इनपुट करनी है। तो देखो इंट ए और इंट बी जैसे ही ये क्रिएट किया हमने, जैसे डिक्लेयर किया ए और बी, इन दोनों के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। मान लो इसका एड्रेस है 1000 और इसका एड्रेस है 2000, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, स्कैनफ मुझे दोनों की वैल्यू लेनी है, तो क्या करेंगे, परसेंटाइल डी, जितनी वैल्यूज मुझे इनपुट करानी है उतनी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी, कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज भी एक साथ स्कैनफ का यूज करके इनपुट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, परसेंटाइल डी मतलब पहले जो वैल्यू आप टाइप करेंगे वो वैल्यू ए में जाएगी। तो मान लीजिए अब यहाँ आउटपुट की मैं बात करती हूँ, मान लीजिए ये आउटपुट है ना, यहाँ भी आपने प्रिंटफ लिखा हुआ है ना, मान लो आपने यहाँ प्रिंटफ लिखा हुआ है। तो अगर आपने आउटपुट में पहले वैल्यू 10 डाली, जो वैल्यू आपने इनपुट की वैल्यूज है ना, जो वैल्यू आपने 10 डाली तो स्क्रीन पे दिखी और ए में चली गई, क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है। तो पहले वाले ए के करस्पॉन्डिंग ये है, दूसरे वाले बी के करस्पॉन्डिंग ये है, और जब दूसरी वैल्यू आपने डाली तो वो बी में चली गई। इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को भी इनपुट आप स्कैनफ से करा सकते हो। तो स्कैनफ में एक वैल्यू मल्टीपल वैल्यू आप इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही प्रिंटफ में भी मल्टीपल वैल्यूज को आप इनपुट करा सकते हो। प्रिंटफ में आप एग्जीक्यूट भी कर देते हो किसी एक्सप्रेशन को, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं आपको, ये देखिए स्कैनफ प्रिंटफ में ही अगर मैं एक और एग्जांपल, चलिए यहाँ पर लिखा होगा वहीं से बताती हूँ। देखिए बेटा, अब देखो अब यहाँ पढ़ो क्या है, ये सिंटेक्स है एग्जाम में लिखने के लिए, विद एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये एग्जाम्पल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देखो स्कैनफ फंक्शन क्या है, दिस इज एन इनबिल्ट फंक्शन विच इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जिस टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम अगर आपको कोई इनपुट लेना है यूजर से, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड आईओ फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम स्कैनफ है, एंड स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ स्पेसिफाइड फॉर्म, सिंटेक्स फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड वेरिएबल नेम। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, परसेंटाइल डी, this format string can be percentile d for int, है ना, percentile f for floats और percentile c for कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स। अभी हम आगे देखेंगे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग होते हैं, और एंड ऑपरेटर लगा के वेरिएबल नेम लिखते हैं। एग्जांपल, एक वेरिएबल इनपुट कराना है तो ऐसे करोगे, दो कराने मल्टीपल कराने हैं तो ऐसे करा लो, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। प्रिंटफ क्या करता है, इनबिल्ट फंक्शन है जो कि टेक्स्ट हो, कांस्टेंट हो, किसी की वैल्यू हो, एनीथिंग व्हिच कैन यू वांट टू आउटपुट ऑन द स्क्रीन, यू कैन यूज प्रिंटफ स्टेटमेंट। इसका क्या सिंटेक्स है, फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट, है ना। तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली स्ट्रिंग डालोगे तो वो एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट आपने नहीं दी है ना, तो खाली आपने ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसकी जगह जो भी लिखा डबल कोट में आपने जो भी लिखा वो एज इट इज ये प्रिंट कर देगा। दूसरा क्या है, देखो डबल कोट के अंदर जो भी लिखे वो प्रिंट करेगा, लेकिन अगर वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू परसेंटाइल डी और डबल कोट्स बंद, तो ए की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा, ए की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, है ना। ऐसे यहाँ पर सम ऑफ परसेंटाइल डी प्लस परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी, ए बी की वैल्यू मान लो 10 और 20 है, तो ये 10 20 और जो भी ऐड करके 30 इस तरह से इसे प्रिंट कर देगा इन दोनों के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इसके केस में अगर मैं इस वाले के लिए बात करूँ तो मान लो ए की वैल्यू 10 है ना, तो इस केस में आएगा रिजल्ट, अगर ए की वैल्यू 10 है तो ये जो वाला जो प्रिंटफ है ये क्या प्रिंट करेगा, द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू the value of integer is equal to, और यहाँ 10 आ जाएगा, परसेंटाइल डी की जगह 10 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगा। और ये वाला जो है
इसके लिए क्या होगा, मान लो यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। मान लो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 है, तो क्या प्रिंट होगा, देखिए सम ऑफ, देखो सम ऑफ परसेंटाइल d, पहला परसेंटाइल d कौन है, a, तो सम ऑफ 10 प्लस परसेंटाइल d दूसरा क्या है, b 20 इज इक्वल टू परसेंटाइल डी तीसरा क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी एक्सप्रेशन यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, a और b दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो गया 30 इज इक्वल टू 30। तो इस ये आपका प्रिंट हो जाएगा, इस तरह से वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होंगी। तो देखिए दिस इज द आउटपुट, इस केस में दिस इज द आउटपुट, है ना, एंड इन दिस केस दिस इज द आउटपुट। तो क्या मतलब हुआ, इस तरह से चलेगा, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आपको नजर आएगी। ऐसे ही आप पूरा का पूरा सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन जहां आपको वैल्यू दिखानी है वहां परसेंटाइल डी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद उसी सीक्वेंस में आपको वो नंबर्स लिखने हैं जिनकी वैल्यूज आप यहाँ चाहते हैं दिखें। तो क्या होगा, सम ऑफ पहला वाला परसेंटाइल डी की जगह पहला वाला ए की वैल्यू, दूसरे वाले की जगह दूसरे वाले बी की वैल्यू, और तीसरे की जगह ए प्लस बी की वैल्यू, वो आपको यहाँ पर इस तरह नजर आएगी। तो ऐसे आप स्कैनफ और प्रिंटफ जो है हम प्रोग्राम्स में इनको बेटा यूज करेंगे, रेडीली यूज करेंगे, धीरे धीरे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये इजीली समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक हमने देखे, इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ये लेटेस्ट लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें था डिटेल्ड नोट ऑन स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली, लिंकिंग, लोडिंग, मेंशन द रोल ऑफ ईच टूल इन्वॉल्व। तो ये आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के पूरा समझाना है। फिर और भी प्रीवियस ईयर में भी ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है। डिफाइन ओबीजे फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल बताओ, डिस्कस द कंपाइलेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन सी प्रोग्रामिंग, जो अभी हमने देखा, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शंस इन सी। इस तरह से क्वेश्चंस आपके यहाँ पर फ्रेम हो जाते हैं। अगेन एक बार मैं बता देती हूँ बेटा, जो एकेटीयू का 26-27 में अभी लेटेस्ट सेशन में नया सिलेबस फर्स्ट ईयर का रिलीज हुआ है, उसमें आरंभ बैच 2.0 के नाम से गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आपको वहां पर कॉम्बो ब्रांच वाइज अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे सीएससी ब्रांच की सारी ब्रांचेस के लिए इस तरह का बैनर आपको मिलेगा, सीएससी स्ट्रीम करके लिखा हुआ है। ऐसे ही डिफरेंट ब्रांचेस के लिए यहाँ पर आपको ब्रांच नेम मेंशन्ड होगा। जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं या उसके अलाइड ब्रांचेस में आप हैं, तो आप उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है। बाकी जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे वहां पर आपको फर्स्ट और सेकंड सेम का कॉम्बो अवेलेबल होगा। सारे टोटल थ्रू आउट फर्स्ट ईयर जो सब्जेक्ट्स आपके उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए चलेंगे वो सारे आपके उस एप्लीकेशन में उस कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप टाइमली उसमें एनरोल करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इस बार फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स का भी ब्रांच वाइज सिलेबस जो है वो डिफर करेगा। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखें कि जिस कोर्स में आप लॉग इन करें या एनरोल करें तो उसमें अपनी ब्रांच स्पेसिफिक कोर्स में ही आप एनरोल करें। उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना, आपकी ब्रांच से रिलेटेड जो मटेरियल होगा वही उस कोर्स में आपको मिलेगा। आप इजीली उसको टाइम से पढ़ के अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू करें बेटा। थैंक यू सो मच।